है और जो हमारा लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इसी तरीके से रहता है जैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो हार्वर्ड गार्डनर ने ना मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को प्रेजेंट किया था। मल्टीपल थ्योरी, ठीक है। अभी आप में से कई स्टूडेंट ने पढ़े नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसलिए शायद वो समझ नहीं पाए कि क्या है सर मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब आज के ज़माने में हम लोग जो आईक्यू, हाँ देखिए आंसर आप टाइप करते हुए चलिए बराबर से करेक्ट है। आप आर्शिया ने जो आंसर टाइप किया थर्ड वाला ऑप्शन ही है, नहीं थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है, फोर्थ वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो देखिए आज के ज़माने में हम लोग जो आईक्यू जिसको इंटेलिजेंस क्वोशंट बोलते हैं, ये जो हम स्टूडेंट्स का निकालते हैं ना आईक्यू का एक फॉर्मूला है, वो पढ़ेंगे हम लोग सीडीपी के सब्जेक्ट में। तो वो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही आईक्यू निकाला जाता है। हार्वर्ड गार्डनर ने ये प्रेजेंट किया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन है कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड्स, ठीक है। अब कौन कौन से इंटेलिजेंस को हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। हार्वर्ड गार्डनर पहला इंसान था दुनिया में जिसने ये बताया कि इंटेलिजेंस सिर्फ अगर कोई बच्चा मतलब अच्छा पढ़ाई कर रहा है, गुड इन स्टडी, तो सिर्फ यही इंटेलिजेंस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या। अगर कोई बच्चा अच्छा जो है म्यूजिक यूज करता है, जैसे अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाना गाते हैं, सिंगर है वो, तो वो भी इंटेलिजेंट है, लेकिन एजुकेशन के मामले में नहीं, लेकिन म्यूजिकल म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो। सचिन तेंदुलकर, वो भी इंटेलिजेंस है। आप बोलोगे सर सचिन तेंदुलकर तो 10 क्लास में इंग्लिश के पेपर में फेल हो गए थे। सही बात है, वो फेल हो गए थे, बाद में पास किया उन्होंने इंग्लिश। तो वो क्रिकेट के फॉर्म में यानी स्पोर्ट्स के फॉर्म में इंटेलिजेंस है। तो ये बहुत बड़ा काम किया हार्वर्ड गार्डनर ने। तो पहले के टाइम के लोग क्या समझते थे, जो गुड इन एजुकेशन है वही इंटेलिजेंस स्टूडेंट है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने टोटल 8 प्रोसेस में बताया था इंटेलिजेंस। एक बार थोड़ा शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे उसने बताया था लिंग्विस्टिक, ठीक है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बच्चा सबसे पहले लैंग्वेज पे कमांड हासिल करता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। सॉरी लिंग्विस्टिक नहीं, सबसे पहले विजुअल है, विजुअल इंटेलिजेंस। ये छोटे बच्चों को देखते हुए आप समझिए, ठीक है। तो सबसे छोटा बच्चा है, सबसे पहले विजुअल यानी देखता है, देखने से वो चीज़ों को समझता है, ठीक है। तो पहले विजुअल इंटेलिजेंस है, ठीक है। उसके बाद स्पेटियल है, अभी मैं पूरा लिखता नहीं हूँ क्योंकि लिखूंगा तो मैं थोड़ा, लेकिन आपको समझाने के लिए अभी, क्योंकि अभी आपके पास में नोट्स वगैरह बुक वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 लेवल बताए थे ना इंटेलिजेंस के, सबसे पहला विजुअल था, देखने से रिलेटेड। अभी आप बोलोगे सर देखने से रिलेटेड कोई कैसे इंटेलिजेंस हो सकता है। देखिए कई लोग ऐसे रहते हैं जिनकी नज़र बहुत तेज रहती है, ठीक है। आप कुछ सिक्के हवा में उछालिए, आपके हाथ में समझ लीजिए 5-6 सिक्के है, कॉइन है, 5 to 6 कॉइन है। अब हवा में उछालोगे कोई गिन नहीं पाएगा उसको। लेकिन जिनमें विजुअल इंटेलिजेंस रहता है ना, आंखें उनकी इतनी तेज रहती है कि हवा में उछाले हुए सिक्के को ही वो गिन लेते हैं, कितने कॉइन आपके पास है, कितनी वैल्यू, कितनी मनी आपके पास है। ये सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया मैंने। तो हार्वर्ड गार्डनर ने इस तरीके से जो टोटल 8 इंटेलिजेंस का थ्योरी प्रेजेंट किया था, उसमें सबसे पहले विजुअल था, फिर स्पेटियल। स्पेटियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, कोई चीज़ को देख कर समझना, अपने दिमाग में विजुअलाइज करना। समझ में आ रही क्या बात, स्पेटियल। उसके बारे में तसव्वुर करना, अंदर सोचना समझना उसके बारे में। फिर आता है वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल मतलब बोलकर, जैसे कई लोगों में रहती है ना वर्बल इंटेलिजेंस, बोलकर आपको क्या कर लेते हैं वो अपने तरफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे सेल्समैन रहते हैं, ठीक है। सेल्समैन ऐसे बात करते हैं आपसे कि आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार कर लेते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल के बाद फिर लिंग्विस्टिक आती है, ठीक है। लिंग्विस्टिक और वर्बल दोनों ना कनेक्टेड लग रहा है इंटेलिजेंस, लेकिन दोनों अलग अलग है। वर्बल का मतलब भी बोलना है, और लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज का किस तरीके से इस्तेमाल करना, वो होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस किसके पास रहता है, जो पोएट रहते हैं, शायर, ठीक है, उनके पास रहता है ये इंटेलिजेंस। जैसे अभी एक बहुत ही मशहूर शायर का मेरे को एक शेर याद आया, यही हमारे पवित्रा पोर्टल शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। मैंने बहुत से स्कूलों में देखा है ऐसे टीचर जो मतलब रिश्वत दे के, डोनेशन दे के टीचर बन जाते हैं, और फिर वो ना मतलब अपना प्रोफेशन ही भूल जाते हैं कि हम
हमने डीएड या बीएड क्वालिफिकेशन किया है, डिप्लोमा एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री हमने हासिल किया, उसके बाद हम टीचर बने हैं। वो बस ये समझते हैं कि हमने मतलब जो है पैसे दे दिया, डोनेशन दे दिए, और फिर उसके बाद ना उनके टीचिंग में भी वो बात नहीं रहती। तो उसके ऊपर एक बहुत शायर का एक शेर है, और शायर के अंदर में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रहती है। शायर ने कहा है कि अय तायरे ला, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अय तायरे ला, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। यानी ऐसा रिस्क हमको नहीं चाहिए जो रिस्क से हम लोग अपनी परवाज को भूल जाए, परवाज में कोताही आ जाए। और आपकी परवाज है टीचिंग। तो हमारे क्लास का मैं सबसे पहले बताना भूल ही गया, सबसे इम्पोर्टेंट मकसद हमारा वही है कि जो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन गरीब बच्चों तक प्रोवाइड किया जाए, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट फिर आपको हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको अरिजीत सिंह दिया। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस 5वें नंबर पर है हार्वर्ड गार्डनर के। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 5th नंबर पे कौन से इंटेलिजेंस को प्रेजेंट किया है, तो यह है अरिजीत सिंह, मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस। उसके बाद है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है, मतलब ये रिदम में आती है ना, रिदमिक, ठीक है, जो सॉन्ग वगैरह रहते हैं ऐसे रिदम में गाए जाते हैं ना। उसके बाद है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यानी कोई चीज, कोई इंसान जो है, कोई स्टूडेंट जो है मैथ्स को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, मैथ्स को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसको कैलकुलेशन, उसको सिर्फ फॉर्मूले याद है, लॉजिक कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स हमको वही सिखाता है। कई सारे आपने इस पे देखे होंगे सोशल मीडिया वगैरह पे, कि वो ऐसे लोग बोलते हैं कि a+b² का हमारी लाइफ में क्या यूज है, क्यों इसको हमको फॉर्मूला याद कराया गया। तो वो इसीलिए याद कराया गया, उसका प्रैक्टिस इसीलिए कराया गया कि आप क्वेश्चन में इसको यूज कर सको और आपका लॉजिक डेवलप हो। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कई मतलब स्टूडेंट में रहती है, वो बताया इसने, हार्वर्ड हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट इंटेलिजेंस है इसमें आपका इंटर पर्सनल और इंट्रा पर्सनल, ठीक है। देखिए ये दो जो वर्ड है बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस और एक है इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, दूसरों को समझना, ठीक है, यहाँ लिख लेने का आप, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए ऑलरेडी पेडागोजी में। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब क्या, दूसरों को समझना। और इंट्रा पर्सनल, देखिए यहाँ पे आर के बाद में ए है, इंट्रा पर्सनल यानी खुद को समझना। इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस खुद के बारे में जानना, खुद को समझना, ठीक है। और लास्ट इंटेलिजेंस जो इसने बताया है हार्वर्ड गार्डनर ने, वो है आपका नेचुरलिस्टिक एंड बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। जो इंसान में, जो बच्चे में रहती है, एंड बॉडीली काइनेस्टिक, वो इस तरीके से यूज कर रहा है कोई कोई स्टूडेंट, कोई इंसान, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस को हार्वर्ड गार्डनर ने प्रेजेंट किया था। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सब्जेक्ट में। तो ये आपका 4th वाला ऑप्शन है, डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड्स, ठीक है। देखिए अभी मैं हर क्वेश्चन को ना एकदम डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, हमको सिलेबस तो ऑलरेडी पढ़ना ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कवर कराते हुए चल रहा हूँ। समझ आ रही क्या बात। ये जो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है ना, 30 क्वेश्चन है इसमें। पेपर में आपको कितनी देर में सॉल्व करना रहेगा इसको, क्वेश्चन पेपर एग्जाम में सिर्फ 35 मिनट में, 35 मिनट में। मैं आपको इसके लिए 3 क्लास दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं आपके कई सारे डाउट्स, कई सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। देखिए हिंदी में भी इसका है प्रगतिशील शिक्षा, लेकिन अभी हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ रहे हैं, हम पूरा इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, उसी में समझेंगे। क्योंकि मैंने बताया ना, पेडागोजी जो टेक्निकल सब्जेक्ट है और वो उसको समझना इंग्लिश में ही ज़्यादा आसान है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। और अभी आपने देखे ही है, क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट किया है, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल मल्टीपल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को प्रेजेंट किया था। और पढ़ रहे तो हम लोग अपनी जनरल लैंग्वेज में ही है ना,
तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, इसके देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फेसिस, एम्फेसिस यानी कि जो जोर देता है, जो फोकस करता है इंडिविजुअलाइज लर्निंग, अकेले सीखने को। देखिए ऐसा तो कोई भी एजुकेशन, कोई भी लर्निंग नहीं है आज के ज़माने में जो इंडिविजुअलाइज लर्निंग को फोकस करता है। इसको तुरंत काट देना, ये नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से सिखाते हुए चलूंगा कि अब ऑप्शन पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे भी नहीं ऑप्शन, स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे नहीं सर ये तो नेगेटिव कीवर्ड है, काट दोगे, फिर डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन पे आ जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे आपकी अभी प्रैक्टिस होगी, अभी आगे का पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए समझा देता हूँ। इंडिविजुअलाइज लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, हाँ ये बात सही है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए, ठीक है, बच्चों को फोकस करने वाला क्लासरूम। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है ये वाले वर्ड की वजह से। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन को, नहीं यहाँ पे देखिए एक चीज मेरे से बताने में गलत हो गया, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना वही मेरे से बताने में थोड़ा गलत हो गया। एन अप्रोच टू एजुकेशन, एक अप्रोच है एजुकेशन का इधर एम्फेसिस यानी जो जोर देता है, फोकस करता है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग, ये इंडिविजुअलाइज लर्निंग मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हर बच्चे को जाकर आप उससे पूछिए कि आपको समझ में आ रहा है क्या। इंडिविजुअलाइज लर्निंग का ये मतलब नहीं है कि आप एक एक बच्चे को अकेले बैठ के पढ़ाइए, जैसे ट्यूशन में, कई सारे ट्यूशन में प्राइवेट ट्यूशन के नाम पे किया जाता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल लर्निंग। तो दिख रहा है कितने छोटे छोटे वर्ड की वजह से डिफरेंट आ जाता है। इंडिविजुअल लर्निंग अकेले पढ़ना, अकेले सीखना, अकेले पढ़ाना, और इंडिविजुअलाइज लर्निंग ये दोनों अलग है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है। अभी आप बोलोगे सर आपसे भी गलती हो गई, हाँ हो जाती है कभी बाय मिस्टेक, क्योंकि पेडागोजी चीज ही ऐसी है कि उस पर ना आपको प्रॉपर फोकस होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग ये बात सही है कि नहीं, अलग अलग है। देखिए स्टूडेंट बता रहे हैं कि इंडिविजुअलाइज लर्निंग और इंडिविजुअल लर्निंग दोनों का जो मीनिंग है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। इंडिविजुअल तो मतलब आपको समझ में आ गया, अकेले, ठीक है, टोटली आप उसमें मतलब एक स्टूडेंट को अकेले बिठाकर पढ़ा रहे हो। इंडिविजुअलाइज लर्निंग का मतलब ये होता है कि एक आप हर एक स्टूडेंट को अकेले अकेले फोकस कर रहे हो। जैसे आपके क्लास में समझ के चलिए 30 स्टूडेंट है, 30 बच्चे हैं। इंडिविजुअलाइज लर्निंग का मतलब ये है कि आप पूरे 30 बच्चों को अकेले अकेले मतलब उनको फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सामने के 4 बच्चे को देख रहे हो, या सिर्फ टॉपर जो बच्चे हैं उनको देख रहे हो, या जो आपके फेवरेट बच्चे हैं उनको देख रहे हो। आप इंडिविजुअलाइज लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। हर बच्चे पे आपकी नजर है, हर बच्चे पे आपका फोकस है। पढ़ाने के बाद आप जाके चेक कर रहे हो, एक एक बच्चे को कॉपी में देख रहे हो, लिख रहे हैं क्या, कर रहे हैं क्या बराबर, वो है इंडिविजुअलाइज लर्निंग। समझ आ रही क्या बात, हर बच्चा आपकी नज़र में है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाला ही आंसर है इसका, इंडिविजुअलाइज लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। बाकी ऑप्शन भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अ मेथड ऑफ टीचिंग दैट एम्फेसिस, जो जोर देता है, फोकस करता है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड करिकुलम, मतलब जो आपका सिलेबस है सिर्फ उसी के ऊपर में स्ट्रिक्ट, उसी के ऊपर में टिक के रहना, तो वो बिल्कुल गलत बात है। बल्कि अभी तो हमारा कैसा फ्लेक्सिबल करिकुलम को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि सिर्फ बच्चों को रट्टू तोता ना बना दिया जाए कि वो बस क्वेश्चन को याद करके आंसर लिख दे, बल्कि उनके अंदर में कोलैबोरेटिव लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सब चीज़ों को फोकस किया जाए। थर्ड है क्या, मेथड ऑफ टीचिंग दैट एम्फेसिस यानी जो जोर देता है, फोकस करता है, मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो करना चाहिए टेक्नोलॉजी का यूज, एंड मल्टीमीडिया इन क्लासरूम, और मल्टीमीडिया का, वीडियो का, आपके इसका ये जो रहता है ना सेमिनार वगैरह में जो यूज़ किया जाता है प्रोजेक्टर, उसका यूज़ किया जाना चाहिए। ये बात भी सही है, मल्टीमीडिया वगैरह का यूज़ करना चाहिए, लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मीनिंग वो नहीं है। फोर्थ है कि अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फेसिस डिसिप्लिन एंड रूट मेमोराइजेशन। देखिए ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, रूट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना, इसको कभी भी फोकस नहीं किया जाता है। डिसिप्लिन यहाँ पे सही है, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए, या 1st to 5th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी पढ़ते, तो उनके लिए भी डिसिप्लिन सबसे मेन उतना फोकस नहीं रहता, ठीक है डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रूट मेमोराइजेशन तो कहीं पे भी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा नेगेटिव कीवर्ड है, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। इंडिविजुअल जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है,
इंडिविजुअलाइज लर्निंग, जो मैंने आपको समझाया कि हर बच्चा आपकी नज़र में रहे। जैसे मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट रहेंगे सीटेट की क्लास में, हर स्टूडेंट मेरी नज़र में है, उसको मैं प्रॉपर फोकस कर रहा हूँ कि वो एग्जाम पास कर ले, गवर्नमेंट टीचर बन जाए। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े बड़े लगते हैं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन पढ़ी जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना इस तरीके के, इसमें आपका थोड़ा काम बढ़ जाता है। काम किस तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि इसके 4 ऑप्शन डायरेक्टली नहीं है। पहले आपको ना यहाँ पे असर्शन, यानी असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई बात, और ये होता है उसका रीजन, वो पढ़ना रहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट और रीजन दिए रहते हैं, फिर वो पढ़ने के बाद फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है ऑप्शन के लिए कि अगर आपको लग रहा है कि दोनों सही है, स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है ये स्टेटमेंट के लिए करेक्ट रीजन है, तब आप ये ऑप्शन को टिक करना। समझ आ रही क्या बात? जैसे स्टेटमेंट में आपको समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि आज मैंने खाना नहीं खाया, ये स्टेटमेंट है। और रीजन क्या है उसका, क्योंकि आज मैंने उपवास रखा है, आज मैंने रोजा रखा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन यानी स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, तो आप फोर्थ ऑप्शन को टिक करोगे। यानी जो आप रीजन बता रहे हो स्टेटमेंट के लिए वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप रीजन गलत बता रहे हो, जैसे आप बोलोगे आज मैंने खाना नहीं खाया, अब रीजन कुछ दूसरा ही दे रहे हो आप, जिसका वो स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। रीजन में बोल रहे हो आज मैं बहुत खुश हूं, तो ये रीजन अपने हो सकता है अपनी जगह सही है, आप खुश हो। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट से लेना देना नहीं है, इसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। तब यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन को टिक करोगे कि दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है एक्सप्लेन स्टेटमेंट के लिए सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। और कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों ही गलत रहे। ठीक है, और कभी ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट असर्शन सही है, रीजन गलत रहे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो और देखिए ये जो आपको दिया ना, ऑप्शन नंबर 1 में ये लाइन लिखी है, ऑप्शन नंबर 4 में ये लाइन लिखी है, कई बार क्वेश्चन में ये इंटरचेंज हो जाती है। ये लाइन इधर ऊपर आ जाएंगी ऑप्शन 1 में, ये लाइन इधर नीचे आ जाएंगी ऑप्शन 4 में, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना ऑप्शन को भी। इसके प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब मैं आपको इस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ों को बिठा दूंगा समझा कर। ईमानदारी से अगर आपने क्लास किए और फिर रिविजन किए, तो आपको पेपर पास करने से कोई नहीं रोक सकता। असर्शन पढ़िए पहले, स्टेटमेंट सही है क्या, आप उसको अपना मतलब माइंड फोकस करते हुए पढ़िए। क्लास 6 to 8 के जो स्टूडेंट है उनको फोकस करते हुए पढ़िए। ठीक है, ऐसे ही 5वीं 1st to 5th क्लास है, वो स्टूडेंट को फोकस करते हुए पढ़िए। तो स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं आपको, गर्ल्स इन मिडिल स्कूल, जो मिडिल स्कूल की, जैसे मैंने बोला ना 6वीं से 8वीं क्लास, 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए पेपर है ये। गर्ल्स इन मिडिल स्कूल की जो लड़कियां हैं, माइट ऑफन बी साइलेंट, वो अक्सर खामोश रहती है, नॉन पार्टिसिपेटिव इन क्लासरूम डिस्कशन। और क्लासरूम में जब डिस्कशन किया जाता है, टीचर जब डिस्कशन करते हैं तो बॉयज़ के मुकाबले में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। टोटली नेगेटिव, टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। मतलब ये क्या कर रहे हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप को प्रमोट कर रहे हैं। जेंडर स्टेरियोटाइप क्या होता है ये पढ़ेंगे अभी हम लोग पेडागोजी में। जेंडर स्टेरियोटाइप मतलब लड़के लड़कियों के अंदर में फर्क निकालना, डिफरेंस निकालना, जो कि टोटली गलत है। ये स्टेटमेंट तो आपका असर्शन तो टोटली गलत है। रीजन क्या बता रहा है इसका, गिवन देयर जेनेटिक मेकअप गर्ल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉम्प्रहेंड। क्या बोल रहा है कि वो लड़कियां जो अपने जेनेटिक मेकअप, यानी लड़की होने की वजह से, जेनेटिक मेकअप की वजह से नॉट कॉम्पिटेंट, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, किस लिए, टू कॉम्प्रहेंड एंड कोप अप विद द चैलेंजिंग सर्कम करिकुलम इन मिडिल स्कूल। के मतलब वो लड़कियां जो है मिडिल स्कूल के करिकुलम को ये नहीं कर सकती, कॉप अप नहीं कर सकती उसके साथ में, मतलब वो चैलेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चैलेंज को फेस नहीं कर सकती। अब बिल्कुल गलत बात है। ये जो करिकुलम जो बनाया जाता है ना, करिकुलम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ करिकुलम। अब में से कई स्टूडेंट बोलेंगे सर करिकुलम का मीनिंग सिलेबस होता है, नहीं, गलत है। करिकुलम का मतलब होता है ओवरऑल एजुकेशन, ये लिख के रखिए अपने पास में। करिकुलम में आपका सब कुछ आता है, ओवरऑल एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ, आपका एग्जाम का टाइम टेबल,
आपका एकेडमिक टाइम टेबल, कब यूनिट टेस्ट होगा, कब दिवाली वेकेशन होगी, कब जो है समर वेकेशन होगी, ठीक है, सब कुछ आता है ओवरऑल एजुकेशन करिकुलम में। तो करिकुलम ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हर तरीके का स्टूडेंट, हर लैंग्वेज का स्टूडेंट, कोई भी उसकी मदर टंग हो, ठीक है, इंडिया में कहीं का भी वो रहने वाला हो, तो वो करिकुलम उसको सूट करे, उसके लिए बेस्ट है, उस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो ये वाला जो रीजन है ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी जेंडर स्टेरियोटाइप को प्रमोट करे, जो कि गलत है, लड़के लड़कियों में डिफरेंस करना, फर्क करना, ठीक है। तो इसका आपका थर्ड वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, अभी समझोगे ना, तो फिर आप ऑप्शन को टिक करना जल्दी से सीख लोगे। प्रैक्टिस जरूरी है लेकिन ना, नहीं तो आप बोलोगे सर हम आपके साथ क्लास कर लिए है, बस हम उसके भरोसे पेपर देंगे, तो कुछ नहीं होगा। मुझे खुद इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ा, ठीक है, पढ़ाने के बाद में भी प्रैक्टिस करना पड़ा, पढ़ाने के पहले भी मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ता है, कोई भी टीचर है, ठीक है। फिर आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, द नेचर ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट यानी बच्चों का एग्जाम लेना, शुड बी, नेचर ऑफ असेसमेंट कैसा होना चाहिए, एंड असेसमेंट टास्क, और असेसमेंट के जो आपके टास्क है, मतलब असेसमेंट के जो काम है, जो असेसमेंट के लिए जो मतलब हम चीज़ें यूज़ करते हैं, वो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक है, एक फिल इन द ब्लैंक रहता तो ज़्यादा इजी सॉल्व हो जाता। पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है ना फिल इन द ब्लैंक, उसको ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। नेचर ऑफ असेसमेंट, आपका जो एग्ज़ाम लेने का जो नेचर है, ठीक है, एग्जामिनेशन का जो नेचर है कैसा होना चाहिए, शुड बी ऑब्जेक्टिव हो या डायनामिक। ये देखिए ऑब्जेक्टिव होगा या डायनामिक ही होगा, तो यहाँ पे वही ऑप्शन है। तो हमारा जो नेचर ऑफ असेसमेंट है एग्जाम का, जो हमारा नेचर है ना, वो डायनामिक रहना चाहिए, डायनामिक असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव नहीं रहना चाहिए। डायनामिक असेसमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डायनामिक, क्यों मैं इसको डायनामिक असेसमेंट बोल रहा हूँ कि नेचर ऑफ असेसमेंट रहना चाहिए डायनामिक। डायनामिक असेसमेंट का मतलब होता है कि ऐसा असेसमेंट, एन असेसमेंट अप्रोच दैट फोकस ऑन लर्नर्स एबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव, बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इम्प्रूव, सपोर्ट रादर देन, मतलब सिर्फ करंट नॉलेज पे उनको फोकस ना किया जाए, कि मतलब वो फिफ्थ क्लास पढ़ के सिक्स क्लास में चले जाए, इसी के लिए आप पांचवी क्लास में उनका नेचर ऑफ असेसमेंट ले रहे हो, ठीक है, इसके लिए ना रहे, बल्कि वो जो पांचवी क्लास में जो चीज़ें सीख रहे हैं, टू लर्न एंड इम्प्रूव, उसमें इम्प्रूवमेंट हो, और चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाए, आगे भी उनके लिए काम में आए, ठीक है, सिक्स क्लास में। यानी ऐसा ना हो कि पांचवी क्लास से बच्चा छठवीं क्लास में चले गया और पांचवी क्लास की पूरी बातें भूल गया, ठीक है, तो उस तरीके का हमारा असेसमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक सही बात है कि आज के ज़माने का हमारा मैक्सिमम असेसमेंट इसी तरीके से चल रहा है स्कूल लेवल में। एक बच्चे ने सेवन क्लास को बस पास कर लिया, तो सब चीज़ें वो फिर भूल जाता है पास करने के बाद। आप देखोगे मैथमेटिक्स के अंदर में, मैथमेटिक्स के जो चैप्टर रहते हैं, नाइन्थ और टेंथ क्लास के चैप्टर देख लीजिए मैथ्स के, टेंथ क्लास के चैप्टर नाइन्थ क्लास से कनेक्टेड रहते हैं। वो इसीलिए रखा जाता है कि आपका जो मेथड नेचर ऑफ असेसमेंट है ना, एग्जाम लेने का जो असेसमेंट नेचर है वो डायनामिक रहे, कि नाइन्थ क्लास में जो बच्चा सीख रहा है ट्रिग्नोमेट्री में जो सीख रहा है वो टेंथ क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में भी उसको काम है। तो ये बात याद रखिए, डायनामिक रहना चाहिए, कि मतलब जिससे बच्चा लर्निंग में एबिलिटी उसके अंदर में इम्प्रूव हो सके। और असेसमेंट टास्क शुड बी, असेसमेंट के जो ये रहेंगे आपके, असेसमेंट के लिए आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो कैसी होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज या फिर ऑथेंटिक। तो आप में से कई स्टूडेंट को लगा रहा हूँ सर दोनों वर्ड तो सेम ही है, स्टैंडर्डाइज और ऑथेंटिक, नहीं दोनों डिफरेंट है, स्टैंडर्डाइज और ऑथेंटिक दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे आप टाइप करिए जरा आंसर क्या होना चाहिए, असेसमेंट का टास्क जो है स्टैंडर्डाइज होना चाहिए कि ऑथेंटिक रहना चाहिए। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन है, असेसमेंट टास्क जो है शुड बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होगा, जो बिल्कुल क्लियर है, जो जिसमें मतलब कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, ऑथेंटिक, ठीक है। असेसमेंट टास्क के अंदर में क्या हो जाएगा, जैसे आप क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन निकाल रहे हो सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए,
ठीक है। जो मार्किंग स्कीम है सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग पूछा जाना चाहिए, वो है ऑथेंटिक। समझ में आ रही क्या बात? 9 क्लास का पेपर है, 9 क्लास के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, वो है ऑथेंटिक। असेसमेंट टास्क शुड बी ऑथेंटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये टाइम का मैं थोड़ा जल्दी फास्ट लेना पड़ेगा अभी। यहाँ पे भी देखिए असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है। पहले हम लोग असर्शन को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट, इट इज एडवाइसेबल, ये एडवाइस किया जाता है, ये आपको मशवरा दिया जाता है, नॉट टू रिले ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे फोकस मत करिए वाइल कंडक्टिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग, जब आप असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हो तो। ठीक है, अब ये असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, इसमें भी जो है ना बहुत से स्टूडेंट को कई बार डाउट रहता है। तो देखिए 3 चीजें हैं। अभी ये क्वेश्चन फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन मुझे समझाना भी जरूरी है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। ठीक है, पहले हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग को समझते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग को पहले देखते हैं। तो 3 चीजें असेसमेंट से रिलेटेड, असेसमेंट यानी कि एग्जाम। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास 3 चीजें हैं। असेसमेंट, ऑफ लर्निंग, इसको मैं एकदम शॉर्ट में आपको समझा दूंगा, फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए कई बार। और असेसमेंट एज लर्निंग, ये क्या चीजें हैं? देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है ये पढ़ाने के बाद होता है, आफ्टर द कोर्स, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन या आफ्टर द कोर्स। जैसे मैं आपको सीटेट एग्जाम की क्लासेस अभी आप पढ़ रहे हो मेरे पास, मेरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, जो सीबीएसई आपका एग्जाम लेगा जुलाई मंथ में, वो होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समझ में आई क्या बात? आफ्टर द कोर्स। और ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग और एज लर्निंग है, हमको यहाँ पर फॉर लर्निंग के अकॉर्डिंग ही मतलब पूछा गया है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग और एज लर्निंग जो है ये दोनों जो है ना ड्यूरिंग द कोर्स, पढ़ाते समय ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, दोनों पढ़ा लर्निंग करते समय ही होता है फॉर लर्निंग और एज लर्निंग। लेकिन फॉर लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे टीचर आपको फीडबैक देता है, टीचर फीडबैक। ठीक है, टीचर यहाँ पे आपको फीडबैक वो कब देगा, फॉर लर्निंग में। जैसे आप अभी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इस पेपर लूंगा आपका 30 मार्क्स का, कितने नंबर आपको मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फीडबैक। असेसमेंट फॉर लर्निंग। और असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, ये भी पढ़ने के टाइम, पढ़ने के दौरान ही रहता है, लर्निंग के ड्यूरेशन में ही रहता है। तो जो फीडबैक रहता है ना वो सेल्फ फीडबैक है, सेल्फ फीडबैक। ठीक है, मतलब आप खुद अपने तौर पे चेक कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, खुद हो के आप टेस्ट ले रहे हो अपना, खुद हो के आप अपना रिवीजन कर रहे हो, तो आपको समझ में आएंगे कि हम कितने पानी में, हमारी क्या गलती है। और वो है असेसमेंट एज लर्निंग, सेल्फ फीडबैक। ठीक है, फॉर लर्निंग समझ में आ गया ना, जब टीचर आपको फीडबैक देगा। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ये पूरा आपका जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, कोर्स है, उसके बाद में ही होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि इट इज एडवाइजेबल नॉट टू रिले ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये एडवाइस किया जाता है कि सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट पर ही, यानी जो स्पेशल टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, सिर्फ उसी पे फोकस ना किया जाए जबकि आप असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हो। फॉर लर्निंग समझ में आ गया ना, मतलब जब टीचर बच्चों को फीडबैक दे। तो ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है कि जब आप बच्चों को फीडबैक दे रहे हो तो सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट मतलब सही गलत पे फोकस मत करो, कि बच्चा कुछ सीख रहा है उस पर भी तो देखो। जो आपको स्टेप मार्किंग मिलते हैं ना, स्टेप मार्किंग पे जो नंबर मिलते हैं, मैथ्स में देखोगे, सब्जेक्ट में देखोगे, थ्योरी में भी स्टेप मार्किंग पे नंबर मिलते हैं। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सही लिखे हो तो 1 नंबर मिलता है आपको। तो वो इसी के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है कि सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट पर फोकस नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि अगर उसी पे सिर्फ हम लोग डिपेंड रहते असिस्मेंट फॉर लर्निंग में, जब तक वो पूरा आंसर लिखता नहीं तो उसको नंबर देते ही नहीं, 1 नंबर भी नहीं मिलता। तो ये बात सही है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जब हम बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं, जब उनका यूनिट टेस्ट हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, तो सिर्फ स्टैंडर्ड टेस्ट पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, रीजन क्या बता रहा है इसका, देखिए यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है क्या, इन क्राइटेरिया रिफरेंस टेस्टिंग, ये तो एकदम अलग बात हो गई।
देखिए असिस्टमेंट फॉर लर्निंग तो मैंने आपको समझा दिया, पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के बीच में जो टीचर स्टूडेंट को फीडबैक देता है वो असिस्टमेंट फॉर लर्निंग। और ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग ये एक अलग चीज़ है। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि आपने जैसे सीटीईटी का क्राइटेरिया बना दिया कि जो सीटीईटी में जनरल कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है 90 नंबर लेगा, क्राइटेरिया है, वही पास होगा। बाकी कोई भी रहे, काला रहे, गोला गोरा रहे, लड़का रहे, लड़की रहे, कैसा भी टीचर रहे, 90 से कम नंबर है जनरल कैटेगरी का तो फेल है वो। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, असिस्टमेंट फॉर लर्निंग है। यहाँ पे क्या बता रहा है रीजन में, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग स्कोर्स आर कंपेयर टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ये बात बिल्कुल सही है, स्कोर कंपेयर किए जाते हैं सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जो मैंने 90 नंबर बताया ना, वो कंपेयर किए जाते हैं। अगर अगर मेरे ऐसे भी स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी के जिन्होंने 89 नंबर लिए, 88 नंबर लिए, और मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ये हो जाते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतने 1 या 2 नंबर से जब फेल हो जाते हैं। लेकिन वो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग है, स्कोर कंपेयर किया जाता है सेट रेफरेंस स्टैंडर्ड से। 90 नंबर है तो 90 नंबर ही लगता है पासिंग के लिए। तो रीजन जो है ना, रीजन का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन ये असर्शन के अकॉर्डिंग रीजन करेक्ट नहीं है। क्योंकि असर्शन यानी स्टेटमेंट में आप असिस्टमेंट फॉर लर्निंग के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग ये एक अलग बात है। तो इसका ये ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल स्किल इन स्टूडेंट। कौन सा जो ऑप्शन है, एनालिटिकल स्किल मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, यानी जहां बच्चे को अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा आपको शाहजहां ताजमहल को किसने बनाया, आप बिना ज्यादा दिमाग पे जोर डाले बोल दोगे डायरेक्ट शाहजहां ने बनाया, क्योंकि ये मेमोरी बेस क्वेश्चन था जो मैंने करा, आपने याद कर लिया डायरेक्ट उसको बता दिया। लेकिन एनालिटिकल स्किल में क्वेश्चन कैसे रहते हैं, जैसे मैं बोलूंगा कि शाहजहां ने ताजमहल को कैसे बनाया है, कैसे बनवाया है, ये है एनालिटिकल स्किल। वहां पे आपको सोचना पड़ेगा, समझ आ रही क्या बात, वहां पे आपको आपका आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एनालिटिकल स्किल का मतलब ही वही है जहां बच्चे को उसका खुद का दिमाग यूज करना पड़े, वो सिर्फ किताब के इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड ना रहे। आप आपके बुक के किताब के पीछे में देखोगे ना, बहुत से क्वेश्चन ऐसे असाइनमेंट के फॉर्म में रहते हैं। असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है कि जहां बच्चे के अंदर एनालिटिकल स्किल डेवलप हो। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़िए, 4 ऑप्शन है, चारों में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जहां पे बच्चे को उसका खुद का दिमाग यूज करना पड़ेगा, किताब से आंसर नहीं मिलेगा। ऑप्शन को पढ़िए, कौन सा ऑप्शन है ऐसा जहां बच्चे को खुद का दिमाग यूज करना पड़ेगा उसका। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बता रहे हैं, एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल। मैमल मतलब आपको पता ही है, जिसे इंसान भी मैमल है, मतलब ऐसे जानवर जिनके जिस्म पे, जिनके बॉडी पे बाल होते हैं और जो बच्चे देते हैं। ठीक है, दूध पिलाने वाले एनिमल, तो उनकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या, उनकी खासियत है बताना। तो इसमें कोई एनालिटिकल स्किल नहीं आ रही है, आप बता दोगे सर जो मैंने बताया ना वो की कैरेक्टरिस्टिक ही थी, जो मैंने आपको मैमल के बारे में बात बताई। सेकंड है कि हाउ हैव मैमल एडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, यानी मैमल जो थे उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को कैसे अडॉप्ट किया, इंसानों ने जमीन पे रहना कैसे सीखा, जमीन के इन्वायरमेंट को कैसे अडॉप्ट किया। ये हो सकता है एनालिटिकल क्वेश्चन, थिंकिंग वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ था इंसानों या जो दूसरे जानवर थे, कैसे उन्होंने ज़मीन के ऊपर रहना सीख लिया, इन्वायरमेंट को कैसे अडॉप्ट किया। थर्ड है कि टेल अ फ्यू एग्जाम्पल एंड फ्यू नॉन एग्जाम्पल ऑफ मैमल गिवन इन द टेक्स्ट बुक। देखो यहाँ पे भी आपका एनालिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, किताब से ही आपको पूरा आंसर मिल जा रहा है। किताब में आप देखोगे कि जैसे ये जो है इंसान है वो मैमल है, आपका सांप जो है वो नॉन मैमल है। तो यहाँ पे भी आपका एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है थर्ड वाले में। फोर्थ है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैमल, सिर्फ मैमल की डेफिनेशन बताना, ये भी किताब से मिल जाएगा आंसर।
यहाँ भी एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है, इसका सेकंड वाला ही आंसर है। तो यहाँ पर आपको दिमाग पे जोर डालना और इसी को हमको प्रमोट करना बच्चों के अंदर में, ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी को। एक क्वेश्चन और, सेवंथ क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन ही है। स्टेटमेंट में क्या बता रहा है आपको, एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम किसको बोलते हैं, ऐसा, इसको समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा बोलते हैं हिंदी में। ऐसा क्लासरूम जहाँ पे हर तरीके के बच्चे, मतलब कोई बच्चा अगर फिजिकली डिसेबल्ड है, मतलब उसके हाथ पांव बराबर नहीं है, या मेंटली डिसेबल्ड है, उसको समझ के चलो कोई प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया वगैरह टाइप की, जैसे वो तारे जमी पे जो मूवी आई थी ना, उसमें जो बच्चे को बीमारी थी डिसलेक्सिया, उस तरीके की कोई बीमारी भी अगर कोई बच्चे को है, वो हर तरीके के बच्चे एक क्लासरूम में मिलजुल कर आपस में एक साथ बैठ के पढ़ सके, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में, एन इंक्लूसिव क्लासरूम डज नॉट ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को ऑफर नहीं करता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को ऑफर नहीं करता, तो बिल्कुल गलत बात है। उसको तो ऑफर करता है वो, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ही यही है कि हर तरीके के बच्चे, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आपकी क्लास में आके पढ़ाई करे हैं, स्कूल में पढ़ रहे, एक क्लासरूम में बैठे हैं, तो उनको तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन लग सकती है, जरूरत पड़ सकती है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की। समझ आ रही क्या बात? तो इनको पढ़ाने वाले टीचर भी ट्रेंड होते हैं। समझ आ रही क्या बात? यानी आप देखते हो हमारे सोसाइटी में ऐसे बच्चों के लिए अलग स्कूल, अलग ये रहता है, क्लासरूम रहता है, फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल रहते हैं। लेकिन इंक्लूसिव क्लासरूम एक ऐसी स्कूल है, और ऑलरेडी इंडिया में ऐसी बहुत सी स्कूलें हैं अवेलेबल, कि जहाँ पे वो बच्चों को अलग नहीं रखा जाता है, बल्कि नॉर्मल बच्चों के साथ क्लासरूम में बिठाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन वहाँ पे ऑफर करना ज़रूरी है, क्योंकि अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उनको फिर अलग तरीके से चीज़ें समझाई जाती है, बताई जाती है। समझ आ रही क्या बात? तो ये गलत है आपका स्टेटमेंट। रीज़न क्या बता रहा है, इनकल्शन इज अ पॉलिसी। इनकल्शन क्या बता रहा है कि ऐसी पॉलिसी है देयर स्ट्रेसेस इक्वल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर बच्चों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बाय प्रोवाइडिंग सेम लर्निंग गोल, स्ट्रेटेजी एंड असेसमेंट मेथड। नहीं, गलत बात है ये। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो हम देते हैं बच्चों को, हर तरीके के बच्चों को ना, डिफरेंट, फिजिकली एबल्ड हो या मेंटली एबल्ड हो, हर तरीके के बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हो, लेकिन उनको सेम लर्निंग गोल नहीं रहता। अब एक क्लासरूम में ऐसा बच्चा है जिसकी आंखें कमजोर है, जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उसको आप नॉर्मल बच्चों के जैसा गोल नहीं दे सकते हो कि नॉर्मल बच्चों को आप सिखा रहे हो एडिशन। अब ये जो बच्चे की आंखें नहीं रहती है, तो वो बरेल स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं, ऐसे हाथों से टच करके पढ़ते हैं। तो उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, सेम लर्निंग गोल नहीं रहेगा, उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं ना। अरे नॉर्मल भी आपका जो 10-12 के जो एग्ज़ाम होते हैं फिजिकली और मेंटली एबल बच्चों के लिए, आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ना, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, तो सेम लर्निंग गोल नहीं रहता, सेम स्ट्रेटेजी भी नहीं रहती। कि अगर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, तो उनको पढ़ाने का तरीका, उनकी स्ट्रेटेजी भी थोड़ी डिफरेंट रहती है, और असेसमेंट मेथड भी अलग रहता है उनका, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन वगैरह सेम रहेंगे, मेथड अलग रहता है, क्वेश्चन अलग नहीं रहेंगे। मतलब सीटीईटी का ये जो पेपर हम अभी पढ़ रहे हैं ना, अगर कोई फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड टीचर भी अगर ये पेपर दे रहा होगा, तो क्वेश्चन उसके सेम रहेंगे, लेकिन असेसमेंट मेथड ऐसा नहीं रहेगा। अब एक ऐसा टीचर है जो आंखों से देख ही नहीं पाते हैं, तो उसको थोड़ी दिखेगा ये सब, उसको तो फिर ऐसा हाथों से टच करने वाला जो पेपर रहेगा, जो बरेल स्क्रिप्ट से लिखा जाता है पेपर, वो पेपर दिया जाता है, वैसा टच करता है, वो पढ़ता है, फिर ऐसा टच करके इंक्लूसिव क्लासरूम डज नॉट ऑफर पढ़ता है वो, ठीक है। इसलिए तो उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है, क्योंकि उनको ऐसा टच करके पढ़ने के लिए टाइम लगता है ना। तो असिसमेंट के क्वेश्चन सेम रहेंगे, लेकिन मेथड सेम नहीं रहेगा, तो रीजन भी यहाँ पे गलत है आपका। जो 7 का थर्ड वाला आंसर है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी करिए, रिवीजन करिए, कहीं डाउट्स वगैरह रहेगा तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछने का। क्लास इज एंड नाउ।